नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ा दिलचस्प हो चली है। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गाजियाबाद में सुबह सुबह। यह पहला मौका है जब 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद राहुल और अखिलेश एक साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। सवाल यह था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलेगा क्या। तो जवाब भी ऐसे ऐसे निकले जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत भी हो सकती है और कई बार तिलमिलाहट भी पैदा हो सकती है। आज उन्हीं सवालों और उन्हीं जवाबों पर बातचीत करेंगे कि बीच चुनाव में जब पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा, उससे पहले अखिलेश और राहुल गांधी की यह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश समेत देश भर की 102 सीटों पर क्या मैसेज देने वाली है। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं क्योंकि दिल्ली से सटा गाजियाबाद और वहां पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल तमाम सारे थे, अमेठी से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड और बहुत सारे ऐसे पीडीए, एनडीए, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, अब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके पीछे की एक पटकथा होती है, स्क्रिप्ट समझ में आती है कि क्या हुआ है या क्या होने वाला है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस मौके पर होना, मुझे लगता है थोड़ा सा लोग भी समझना चाह रहे हैं कि क्यों हुआ। ये समझ से परे है लोगों के। हालांकि एक वजह निकाली गई कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है पहले चरण का, तो उत्तर प्रदेश में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 8 जगहों पे लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन ये जो तालमेल जो दिख रहा है, अभी कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी आए थे उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा लेकर के, तब अखिलेश यादव उनके साथ दिखे थे, आगरा में दिखे थे। उसके बाद से आज साथ में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कंबाइंड कैंपेनिंग की जाए साथ में, कम से कम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सपा यहाँ पर लीडिंग पार्टी है और अखिलेश यादव को राहुल गांधी मदद कर सकते हैं, तो कंबाइंड कैंपेन में अगर साथ में दिखते तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहता। ये इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे लगता है मुद्दे भी वही हैं, कुछ नया नहीं है, ऐसा यही हर कोई कह रहा है। तो ये थोड़ा सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि इसमें नया क्या था। तो ये एक सवाल है। अब जैसे आपने उठाया इलेक्टोरल बॉन्ड, आप सब जगह बोल रहे हैं, वही चीज आप रिपीटिशन हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर सूचनाएं सार्वजनिक नहीं होती, छुपाई जाती, तो आपके सवाल वाजिब थे। अब तो सबके सामने है। अब देने वाला भी कह रहा है कि हमने दिया, लेने वाला भी कह रहा है हमने लिया, उसमें छुपाया कहां गया है। अब आप उसमें नैरेटिव निकालते रहिए कि इसको इस तरह चोरी यही की नैरेटिव गई। उन्होंने निकाला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इस देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का धंधा था, जो सरकारी जिस पर मुहर लगी, उनका ये कहना था। तो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू भी सुने, उन्होंने कहा, बड़ी मजबूती से कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, उसको टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड जितने जारी हुए उसका 37% हिस्सा मिला और बाकी पूरे अपोजिशन को 63% मिला। जबकि साइज देखिए पार्टी का, आप कितनी बड़ी है, सत्ता में भी है। तो प्रधानमंत्री मोदी एक ने उस तरह जवाब क्रोनोलॉजी दिया भाई था। बताता है विपक्ष हमेशा कि कोई चंदा देता है या किसी को कोई ठेका मिलता है, उसके बाद वो चंदा देता है। तो वो क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करता है विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। बहुजन समाज पार्टी तो ये कहती कि देखिए भाई साहब, हम तो एकदम पाक साफ, हमारा तो नाम ही नहीं है पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड में, बाकी सब झूठे हैं, सब बेकार हैं, सब मक्कार हैं। देखिए भाई, बसपा का तो सबको पता है, वो चंदा इस तरह लेते ही नहीं है। उनके यहाँ एक ब्लू बुक होती है और उसको लोग मानते हैं कि जो जितनी ब्लू बुक ले जाता है वो उतना चंदा देता है। अच्छा, उतना चंदा देता है, ऐसे आरोप। क्योंकि जो बसपा छोड़ के गए हैं, बहुत सारे नेता जो छोड़ता है, वो आरोप लगाता है कि वहां पर पैसे की उगाही होती है, टिकट के लिए पैसे लिए जाते हैं। जो चुनाव लड़ना चाहता है वो पहले पैसे देता है तो टिकट मिलता है, टिकट मतलब ब्लू बुक मिलती है उसको, तब वो चुनाव लड़ सकता है। तो और दूसरी बात कि उनका कैडर इस तरीके का नहीं, मिशन बेस्ड पार्टी है। तो और उनके जो लोग जो उनके कैडर के लोग हैं वो इस तरीके से हाईटेक नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर पाए। बहुत सारी बातें हैं। तो बीएसपी तो देखिए इससे किनारे है। लेकिन जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात है, मुझे थोड़ा सा इसमें ये लगता है कि आप राहुल गांधी की बात कर लें, राफेल पे उन्होंने खूब बवाल मचाया, काले धन पे खूब बवाल मचाया, इस मुद्दे पे खूब बवाल मचाया। आप किसी एक मुद्दे पर आप आगे बढ़ते हैं लेकिन वो जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल हो जाता है।
आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो कितना सही है या सही भी है कि नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के साथ यही प्लस पॉइंट है कि वो जो कर रहे हैं वो समझा ले जा रहे हैं अपने लोगों को। आपने राफेल पे उठाया कि चोर है, चौकीदार चोर है, चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक क्लीन चिट मिल गई। यहाँ पे आप कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, जो भ्रष्टाचार है, एक एक्स पे उन्होंने लिखा राहुल जी ने कि भ्रष्टाचार के चैंपियन है। तो आपके पास कोई तथ्य भी तो हो, कोई एक विसल ब्लोअर तो हो, कोई एक विटनेस तो हो, कोई तो एक कहने वाला हो कि हम ये एक्स पार्टी हैं और हमने इतना रुपया दिया था क्योंकि इन्होंने हम पे दबाव बनाया था। कोई एक आदमी तो आए कहने वाला। आप देखिए, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हो, साबित नहीं कर पा रहे हो, और पब्लिक ये देख रही है कि साहब आप इस तरह आरोप लगाते हो, आप साबित तो करो, आप कहना क्या चाह रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा मिसिंग था, कन्विंसिंग नहीं था कि वो बता पाए। दूसरी बात देखिए, परिवारवाद की बात जो लगातार कही जा रही है, वो भी कन्विंसिंग नहीं था आज। लेकिन अखिलेश यादव की एक बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कुछ नया निकाला उसमें कि भाई आज रामनवमी है और भाजपा वाले संकल्प लें कि किसी अपने परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। तो एक नई चीज उन्होंने आज ये जरूर कही है। अच्छा, परिवारवाद मुझे लग रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी पर अक्सर आरोप लगते हैं और अभी कल ही परसों में डिम्पल यादव ने अपना नॉमिनेशन किया है, तो शायद इस वजह से भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए कह रहे हो कि पहले ही हमला कर दो। देखिए, परिवारवाद का जब भी सवाल होता है, अपोजिशन पे सबसे ज्यादा प्रहार होता है। हर पार्टी में आप देखिए कि उनकी वंशावली देखिए कि वही पार्टी परिवार आदमी चला रहा है उसी पार्टी में। ये सवाल जब बीजेपी से पूछा जाता है तो वो भी असहज होते हैं कुछ जगहों पे, क्योंकि भाजपा में भी कई नेताओं के परिवार में लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं उसी हिस्से की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार संसद में जब बोल रहे थे वो भी थोड़ा असहज हुए थे। ये वीडियो सामने आया था, कांग्रेस के सांसद थे गौरव गोगोई, उन्होंने ये बात कमेंट किया था। तो ये परिवारवाद तो फिर बीजेपी इसको बताती है कि नहीं, हमारा परिवारवाद ये है, और असली परिवारवाद जो होता है, पॉलिटिकल डायनेस्टी, वो ये होता है जो विपक्ष के पास है। तो लेकिन फिर वही बात वही है कि विपक्ष जो है वो समझा नहीं पाता है। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इससे कुछ हासिल होगा? राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटें मात्र जीत रही है बीजेपी पूरे देश में। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कन्विंसिंग मुझे नहीं दिखी, बहुत कैजुअल लग रही थी। कन्विंसिंग, अब देखिए उनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी से कि साहब आप अमेठी छोड़ के वाई नॉट क्यों चले गए। वाजिब सवाल है, हर पत्रकार पूछ रहा है, अमेठी के लोग पूछ रहे हैं, हर आदमी पूछ रहा है, आपको बुरा क्यों लगा ये बात? आपने ये क्यों कहा कि ये बीजेपी वाला सवाल है? तो कन्विंसिंग नहीं है ना ये, तो बट नेचुरल है, ये सवाल तो आना ही आना था कि आप जब मिलेंगे हर आदमी पूछेगा साहब अमेठी क्यों नहीं आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो कन्विंसिंग, वो बॉडी लैंग्वेज बहुत कन्विंसिंग दिख नहीं रही थी। तो ये मुझे लगता है ये की कमी। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया कि बोला गया कि प्रधानमंत्री भाई आप दोनों लोगों को फ्लॉप जोड़ी कहते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछ लिया गया कि आप लोगों की क्या रणनीति है? अगर आप फ्लॉप जोड़ी नहीं है तो फिर आप लोगों की रणनीति क्या है, ये भी बता दीजिए। तो वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा जस्टिफाई करने वाला, अपने आप को साबित करने वाला कोई जवाब नहीं सामने आया। देखिए, जो मुझे समझ में आया कि कांग्रेस के जो एडवाइजर्स होंगे राहुल गांधी के, या सपा के जो अखिलेश यादव के एडवाइजर्स होंगे, ये बहुत कैजुअली तय हो गया कि चलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जबकि बीजेपी का आप देखिए, कोई इवेंट, कोई कार्यक्रम होता है, पूरी स्ट्रेटेजिक के साथ वो होता है कि उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर फ्रेम करते हैं वो सब लोग, कुछ तैयारी की जाती है और उसको एक इवेंट बना दिया जाता है। तो आपके पास एक अच्छा मौका था इसको, आप तो पत्रकारों से ही भिड़े जा रहे हो, उन्हीं के सवालों को आप कह रहे हो बीजेपी वाला सवाल है, आप उनको सही से कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, पब्लिक तक आप अपनी बात सही से पहुंचा नहीं पा रहे, जबकि आपके सामने रेड कारपेट है। भाई जो जर्नलिस्ट है आप उससे पूरी बात कहिए, कैमरे पे वही चीज दिखा रहे हैं, लाइव ही तो कर रहे हैं, सब कोई देख रहा है। लेकिन जब आप कैमरे पे यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो आपका दर्शक वर्ग है, जो आपका वोटर वर्ग, वो भी ये देख रहा है कि साहब यार ये तो सवाल से बच रहे हैं, ये सही जवाब नहीं दे रहे हैं, ये इसका क्या औचित्य है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत बड़े नेता हैं, और इतने बड़े नेता हैं तो उनको अगर कोई आलोचना भी होती है तो उसको उतने ही बड़े दिल के साथ स्वीकार करके लोगों के बीच में जाना चाहिए, अपनी जनता के बीच में जाना चाहिए। ठीक बात है। एक सवाल और आखिर में लेंगे। उत्तर प्रदेश में चूंकि ज्यादातर सीटों की स्थिति अब क्लियर हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत बची हैं वो चलते चलते फेज में उनकी भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अमेठी है, रायबरेली की सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए, और अखिलेश यादव के लिए कुछ एक सीटें शायद अभी भी बची हुई हैं, बात उसकी नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा रिजल्ट पे आते हैं कि जिस स्तर की अभी तैयारी समाजवादी पार्टी की
या कांग्रेस पार्टी की? समाजवादी पार्टी का अपर एज इसलिए क्योंकि वो यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है पोजीशन में इंडिया अलायंस के नीचे, इसलिए उसकी क्या तैयारी है और उस तैयारी के हिसाब से अभी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हासिल होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ इलाकों में, कुछ संसदीय क्षेत्रों में अच्छा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सोचिए, उनका जो होम टर्फ है मैनपुरी, ठीक है, वहाँ पे बढ़िया है। कन्नौज भी परफॉर्मेंस आएगा, वो कन्वर्ट हो सीटों में नहीं, ये बाद में कहा जाएगा। आजमगढ़ 10 की 10 विधानसभा सीटें वहाँ पर वो अच्छा कर सकती हैं। बस्ती है आपका, कौशाम्बी है आपका, कुछ हिस्से ऐसे हैं, फिरोजाबाद, हाँ बिल्कुल, ये सब हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर वो अच्छा परफॉर्मेंस, अमरोहा है, शामली है, कैराना है, कुछ हिस्सों में अच्छे वोट बैंक हैं और उनके, और भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष की तरफ से कुछ विपक्ष या फिर जनता की तरफ से प्रत्याशियों के चयन में कहीं कहीं पर कुछ कमी हुई है। अच्छा, सबसे ज्यादा उसका टेंशन असर हो बीजेपी सकता के लिए है। फर्स्ट फेज में ही है, क्योंकि पिछली बार का अगर रेट्रो उठा करके देखिए तो वहां सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हुआ था। नुकसान हुआ था, लेकिन आप समझिए वहां पे नुकसान हुआ था, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि पिछली बार आरएलडी अगेंस्ट में थी, आज साथ में खड़ी है, और बसपा भी नहीं सपा के और साथ। बसपा भी नहीं है सपा के साथ। तो एक तो आपका नुकसान कर रहा है, और दूसरा जो आपके साथ था वो हमारे साथ है। तो ये एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आगे एज दे रहा है बीजेपी और उनके गठबंधन को वहां पे। लेकिन अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, अगर आप देखिए, जातीय समीकरण देखिए, कैंडिडेट्स की क्रोनोलॉजी आप देखिए, बीएसपी को देखिए कि अब तक 56 सीटों में से 16 सीटें उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट दिए हैं, मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, बहुत सारे भाजपा के नेताओं को बसपा ने टिकट दे दिया है। तो ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कई सीटों पे, कई संसदीय क्षेत्रों में सीटों को थोड़ा सा टफ बना रही है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और परसों यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण की 102 सीटों पर, पूरे देश की 102 सीटों पर मतदान होना है। पूरा तमिलनाडु हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ कुछ सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में यह बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कितना असर डाल पाएगी उत्तर प्रदेश की सीटों पर। हरियाणा, अगर हरियाणा में चुनाव है उधर क्या उसका फर्क पड़ेगा इस पर, क्योंकि वहां का भी एक पूरा इलाका है जो टेंशन थी ब्रजभूषण वाले मामले को लेकर के, उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। तो ये आने वाले वक्त में जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि राहुल और अखिलेश की ये साझा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका कितना असर दिखा या ये कितना असर मतदाताओं पर छोड़ पाई, ये पता चलेगा। आज के इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।